हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को। जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है। तो ये वीडियो नंबर 5वां है, MSN 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 यूनिट 3 का यह आखिरी वीडियो है। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो आप लोग जो देखेंगे बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आएगा आगे भी। ओके, तो यह वीडियो नंबर 5 है MSN 1 का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का, और यूनिट नंबर 3 का यह प्रश्न है, और यह आखिरी भी है यूनिट नंबर 3 का। ओके, सेकेंड ईयर वाले अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे आप लोग को मैं बेहतर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स दे रहा हूँ, तो आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाभ लेना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है एम्बोलिज्म क्या है, एम्बोलिज्म के प्रकार और पैथोफिजियोलॉजी बताइए। साथियों, एम्बोलिज्म आपको आगे भी बहुत बार आएगा। एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस, ये दो चीज़ें आपको बार बार आएगा। थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बोलिज्म क्या होता है। तो पहले हम लोग एम्बोलिज्म और इसके प्रकार को देखेंगे, फिर हम लोग थ्रोम्बस के बारे में देखेंगे। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, किसी भी तरल गैस, ठीक है, किसी भी तरल गैस या ठोस के रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोली कहा जाता है। जैसे चाहे ब्लड हो, चाहे कोई कण हो ठोस के रूप में, या फिर कोई गैस हो, अगर वह मूवमेंट में रहता है तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, एम्बोली कहते हैं। जो किसी भी कारण शरीर के रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है। देखिए, अब हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, बहुत सारे गैस के रूप में, तरल के रूप में, या फिर ठोस के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ मौजूद है जो कि गतिशील होता है, उसे हम लोग एम्बोली कहते हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि किसी न किसी कारण से यह गैस, तरल या ठोस के रूप में जो गतिशील कण है, पदार्थ है, वह किसी न किसी कारण से रक्त वाहिनी में, मतलब जो ब्लड वेसल्स है जिसके द्वारा ब्लड पास करता है, फ्लो करता है, इस रक्त वाहिनी में यह प्रवेश कर जाता है किसी भी कारण से, और रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि ये हमारा ब्लड का नली है, ठीक है, ये ब्लड का नली है, इसमें रक्त बह रहा है। अब बाहर से किसी न किसी कारण से कोई ऐसे पदार्थ जो गैस के रूप में हो सकता है, तरल के रूप में हो सकता है, या ठोस के रूप में हो सकता है, जो इस ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी में प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करने से हम जानते हैं कि यह केवल और केवल रक्त का नली है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रक्त के बहने का यह मार्ग है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा पदार्थ प्रवेश कर जाएगा तो ये तो जाहिर सी बातें है कि यह जो है ब्लड के प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा ही करेगा। तो यही जो है हमारा एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, इससे बनने की प्रक्रिया को ही एम्बोलिज्म कहते हैं। अब ये जो रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जो ब्लड क्लॉट बनाता है, जो रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, और इसी के बनने की प्रक्रिया को एम्बोलिज्म कहते हैं। लगभग 90% एम्बोली थ्रोम्बस के अपने स्थान से हटने के कारण होता है। थ्रोम्बस आगे आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि थ्रोम्बस क्या होता है, जिसके हटने से 90% एम्बोली बनता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये फिगर दिखाना चाहता हूँ। साथियों, ये देखिए, ये हमारा कोई पल्मोनरी या आर्टरी या कुछ भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, चाहे आर्टरी हो या वेन हो। अब ये ब्लड वेसल्स को यहाँ पे काट के लगाया गया है ताकि आपको दिखा जा सके। ऐसे तो ये बेलनाकार होता है। ठीक है, अब देखिए, यह जो है वेन है, ये ब्लड प्रवाह वाला, ठीक है, ये ब्लड प्रवाह वाला हृदय, फेफड़ा सब में, संपूर्ण शरीर में जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, होता ये है कि जैसे ये नली है, ठीक है, ये नली है। अब ये जो देखिएगा यहाँ पे ब्लड क्लॉट का निर्माण हो गया। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि यह केवल और केवल बाहरी पदार्थों को ब्लड वेसल्स में पहुँचने से ही जो है इसका निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। ये होता है जैसे आपके हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट बनने से भी ये हो जाता है, ब्लड का थक्का बनने से भी हो जाता है। और वह थक्का क्या होता है कि ब्लड नलिका में, ब्लड के वाहिनी में अगर थक्का बन जाएगा तो अपना स्थान घेरेगा ही घेरेगा, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट पैदा करेगा ही करेगा। तो यही जो ब्लड क्लॉट का निर्माण होता है रक्त वाहिनी में, यही आपका एम्बोलिज्म कहलाता है। इसी का बनना जो है क्या कहलाता है, एम्बोलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब हो सकता है यह ब्लड क्लॉट बन गया। अब ये ब्लड क्लॉट हो सकता है कि ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसके गति, उसके प्रेशर के कारण हो सकता है इस ब्लड क्लॉट में से हल्का भाग टूट जाए। अब टूटकर आगे बहकर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये रुकावट पैदा कर देगा। तो मतलब वही होता है इम्बोलस ब्रेक ऑफ, मतलब इम्बोलस का ब्रेक डाउन, मतलब टूटना, टूट के कहीं और बह कर जाएगा और फिर आगे वह ब्लड के रुकावट को पैदा कर देगा। जैसे सीधा समझिए,
आपके ए नालिका है, ठीक है, ए नालिका है। इसमें मानिए यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, ब्लड जम गया, थक्का जम गया, किसी न किसी कारण से, चाहे आपके चोट लग जाए या कुछ भी से ब्लड क्लॉट बन गया रक्त वाहिनी में, ठीक है। अब रक्त वाहिनी में ब्लड क्लॉट बन गया, अब ब्लड क्लॉट, अब यहाँ से ब्लड प्रवाह का तो जो है गति कम जाएगा, क्योंकि जो पूरा जगह चाहिए उसमें अब हल्का जगह, यही जगह बचा हुआ है, इससे होकर ब्लड ये पास करेगा। अब पास करेगा तो हो गए, मान गए इधर से गति मारेगा तो हो सकता है कि इतना पार्ट जो है ब्लड क्लॉट का टूट जाए और टूट कर जो है यह आगे आ जाए, इधर आ जाए या फिर इधर बहने लगे। तो अब ये टूटे हुए पार्ट भी आगे जाके कहीं अगर रुक जाएगा तो वहाँ भी रुकावट पैदा करेगा। तो यही जो होता है हमारा एम्बोलिज्म होता है, जो रक्त वाहिनी में बनता है, जो ब्लड को प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, और यही एम्बोलिज्म कहलाता है। समझ गए? ये कहीं भी हो सकता है, यह फेफड़ा में भी हो सकता है, ठीक है, आर्टरी में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, मतलब कहीं भी नली में, रक्त की नली में ये चीज़ें बन सकता है, ठीक है। और इसी बनने की प्रक्रिया को एम्बोलिज्म कहते हैं। ओके, एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी मतलब क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है। इस स्थिति में फेफड़ों में एक या एक से अधिक धमनियों में किसी रक्त के थक्के के कारण रुकावट आना ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो आर्टरी, जो धमनी है, ठीक है, वह जो है फेफड़ा में जो है उसको क्या, इस स्थिति में फेफड़े में एक या अधिक धमनियों में किसी रक्त थक्के के रुकावट आ जाए। देखिए, फेफड़ा का जो धमनी है, फेफड़ा के धमनी में अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो देखिए ये ब्लड का नली है जो फेफड़ा से कनेक्टेड है। अब वो फेफड़ा वाला धमनी में अगर ब्लड रुकावट पैदा करता है, ब्लड का कोई क्लॉट, रक्त थक्का बना हुआ है, अब बना हुआ है तो कहीं ना कहीं ब्लड को रुकावट करेगा ही करेगा ब्लड प्रवाह में, तो इसी को हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, पहला प्रकार। दूसरा है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि रक्त वाहिनियों में किसी वायु बुलबुले, एयर बबल्स के प्रवेश करने के कारण रक्त प्रवाह का रुक जाना या रुकावट आना ही वायु एम्बोलिज्म कहलाता है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि वहाँ पे तरल, ठोस और गैस क्यों दिया था, कि इन तीनों को किसी न किसी कारण से रक्त वाहिनी में प्रवेश करने से जो ब्लड में रुकावट आता है वही जो है एम्बोलिज्म होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि एयर भी एक प्रकार से गैस की तरह ही होता है। तो यह जो है किसी न किसी कारण से, ठीक है, जो है क्या होता है कि बुलबुले, एयर का बुलबुले जो है रक्त वाहिनी में प्रवेश कर जाता है और ब्लड के प्रवाह को रुकावट करता है, और इसी को हम लोग वायु एम्बोलिज्म कहते हैं। तो दूसरा प्रकार समझ गए। चलिए, तीसरा है धमनी एम्बोलिज्म। धमनी एम्बोलिज्म का मतलब है आर्टीरियल एम्बोलिज्म, ठीक है। यह बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसमें धमनियों में बह रहे रक्त प्रवाह का किसी रक्त के थके ब्लड क्लॉट के कारण रुक जाना आर्टीरियल एम्बोलिज्म कहलाता है। आर्टीरियल मतलब क्या होता है? धमनी। अब जो धमनी होता है, बहुत सारे हमारे शरीर में धमनी है जो हृदय से हमारे संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाता है, शुद्ध ब्लड पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति अच्छे से सांस ले पाता है, उसका अंग जिंदा रह पाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वाला में ही जो है, आर्टरी में ही जो है ब्लड का क्लॉट बनना, ठीक है, और वहाँ पे रुकावट पैदा करना ही आर्टीरियल एम्बोलिज्म कहलाता है। तो ये जो है बहुत जो है भयानक समस्या होता है, गंभीर होता है। क्यों? क्योंकि यह आर्टरी में है जहाँ पे शुद्ध ब्लड बहता है, वहीं पे रुकावट पैदा करता है। तो शरीर के अन्य अंगों में तो ब्लड नहीं जा पाएगा ऑक्सीजन वाला, तो दिक्कत तो होगा ही होगा। तो यह जो है आर्टीरियल एम्बोलिज्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है चौथा अन्य। अदर में देख लीजिए, सिस्टमैटिक एम्बोलिज्म है, वासाफेट एम्बोलिज्म है, लिम्फेटिक एम्बोलिज्म है। ये सब आपके बहुत सारे एम्बोलिज्म। देखिए, शरीर के जिस भी अंग में इम्बोलस का निर्माण होगा, जो ब्लड के रुकावट करेगा, ब्लड के फ्लो में जो है रुकावट पैदा करेगा, वही एम्बोलिज्म हो जाएगा। और जिस भी ऑर्गेन में ऐसा होता है वह वहाँ का एम्बोलिज्म कहलाएगा। जैसे वासाफेट एम्बोलिज्म, सिस्टमैटिक एम्बोलिज्म, लिम्फेटिक एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, ये सब एम्बोलिज्म का प्रकार है। ओके, समझ गए एम्बोलिज्म क्या होता है, प्रकार क्या होता है, समझ गए। अब इसका हम लोग जो है पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एम्बोलिज्म का जो है पैथोफिजियोलॉजी बताइए। तो मात्र 4 स्टेप याद रखिएगा कि इसका पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि यह कैसे बनता है एम्बोलिज्म, ठीक है। देखिए, सभी जो पढ़े हैं ना, इस 4 स्टेप में आप समझ सकते हैं। जैसे थ्रोम्बस का अपने स्थान से हटना। थ्रोम्बस वही जो रक्त का थक्का बना हो या कोई और चीज़ें हो जो ब्लड वाहिका में रुकावट पैदा करता हो, तो जहां वो रुका हो वहां से अपने स्थान से हट जाना, ठीक है। हटने से आगे जाएगा तो इम्बोलस का निर्माण होना, इम्बोलस का निर्माण करेगा, ठीक है, मतलब वही ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा करेगा। एम्बोली का संकरी रक्त वाहिनियों में जाकर अटक जाना। अब जो रक्त वाहिनी है उसमें मान गए एक
छोटा सा कण है, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा रक्त वाहिनी बहुत सूक्ष्म है, वो उसके होकर तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा सामान चला जाएगा। तो अगर एक कण भी अगर उसमें चला गया तो वह जो है ब्लड के प्रवाह में रुकावट पैदा कर देगा। तो इस समझिए इतना सा कण किसी न किसी कारण से कहीं से आया और ब्लड में रुकावट पैदा कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्थान से यह हटेगा छोटका कहीं से, और अपने स्थान से कहीं से हटकर रक्त वाहिनी में प्रवेश कर जाएगा और वहाँ एम्बोलस का निर्माण करेगा, ठीक है, यानी थक्का बनाएगा। और वह थक्का क्या होगा कि जाकर रक्त वाहिनी में अटक जाएगा। अब अटकने से होगा यह कि जो रक्त सप्लाई है उसमें क्या होगा, आंशिक या पूर्ण ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा। तो यही 4 पॉइंट याद रखिएगा, यही पैथोफिजियोलॉजी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यदि ए इम्बोलस मानव हृदय की कोरोनरी आर्टरी में, फेफड़ों की धमनी में या मस्तिष्क के धमनी में पहुंचकर वहां फंस जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, तब इससे घातक परिणाम निकलते हैं, यहां तक कि इसमें मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए जितने भी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे कोरोनरी आर्टरी हो, ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और जो पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दोनों में ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है। जिस प्रकार से अन्य ऑर्गेन में आर्टरी में ब्लड शुद्ध बहता है और वेन में अशुद्ध, उसी प्रकार से जब पल्मोनरी लग जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है, उल्टा हो जाता है पल्मोनरी के कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अगर यह इम्बोलस जो ब्लड के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, अगर यह कोरोनरी आर्टरी, हृदय के कोरोनरी आर्टरी में हो जाए या फंस जाए आकर, फेफड़े के धमनी में आकर फंस जाए, मस्तिष्क के धमनी की, अगर आपके हृदय के कोरोनरी धमनी में या मस्तिष्क वाला धमनी में या फेफड़े के धमनी में अगर ब्लड ऐसा होता है, इम्बोलस बनता है, फंस जाता है वहाँ पे रक्तवाहिनी में, तो फिर यह घातक परिणाम होगा इसका और मृत्यु तक हो सकता है। इसलिए ऐसा फैट वाला भोजन वगैरह कुछ ऐसा पदार्थ नहीं लेना चाहिए जिससे जो है ब्लड क्लॉट हो और वह जाके कहीं पे फंस जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश वाले, इंग्लिश में आपको PDF वगैरह सब चीज़ इंग्लिश में मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो भी लोग हैं देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी सब में दिया गया है, आप लोग को एकदम आसान भाषा में है, पैथोफिजियोलॉजी है, देख सकते हैं यहाँ पे, एंड लास्ट वाला इसका ए है। ओके, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बस आप लोग जान जाएंगे, ऊपर आप लोग जो देखे हैं अभी आप इसका जान जाएंगे थ्रोम्बोसिस होता क्या है। ओके, देखिए ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि आखिर इम्बोलिज्म क्या होता है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है। चलिए थ्रोम्बोसिस और इसके प्रकार को देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए साथियों, थ्रोम्बोसिस और इसके प्रकार क्या होता है, चलिए बताते हैं। चलिए थ्रोम्बोसिस देखिए, परिवहन के किसी भी भाग में रक्त का थक्का बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है, जो कि रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, अतः रक्त में थक्का बनने के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। साथियों देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि थ्रोम्बोसिस जो होता है वह रक्त परिवहन यानी रक्त के संचार में, रक्त के फ्लो में, ब्लड फ्लो में कहीं भी जो है रक्त का क्लॉट बनना, ब्लड का क्लॉट बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि थ्रोम्बस क्या है। तो थ्रोम्बस ब्लड का क्लॉट होता है और इसी को ब्लड क्लॉटिंग को बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है, जो कि कहाँ बनता है, तो रक्त परिवहन के किसी भी भाग में बन सकता है, समझ गए। तो एम्बोलिज्म क्या होता है आप लोग समझ गए, और एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस ब्लड का क्लॉट बनना कहाँ पे, रक्त परिवहन में, इसी को हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। लेकिन एम्बोलिज्म में ब्लड का क्लॉट के साथ साथ अन्य भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो चीज़ें था वो आपका एम्बोलिज्म था और ये आपका थ्रोम्बोसिस है, समझ गए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि जैसे यह रक्त वाहिनी है, ठीक है, ये रक्त हमारा वाहिनी है। अब हो सकता है इसमें कोई फैट भी जम सकता है, ठीक है, कहीं से आकर इसमें आर्टरी में फैट भी जम सकता है, ठीक है। अब फैट भी जमने से यह ब्लड में प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा, तो यह भी एम्बोलिज्म होगा। मतलब ब्लड प्रवाह में रुकावट पैदा करना वैसा पदार्थ, चाहे वो गैस के रूप में हो, तरल के रूप में हो या ठोस के रूप में हो, सब के सब एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। लेकिन थ्रोम्बोसिस होता है जो ब्लड क्लॉट बनता है रक्त वाहिनी में और जो रुकावट पैदा करता है, ठीक है। सीधा बातें है, कुछ भी चीज़ें हो और ब्लड के वाहिनी में वह बनेगा तो रुकावट पैदा होगा ही होगा, लेकिन थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट होता है, समझ गए। चलिए, अतः रक्त में थक्का बनने से निम्न परिणाम होते हैं। अतः रक्त में थक्का बनता है तो इसका क्या क्या परिणाम होता है आप लोग देख सकते हैं।
पहला है रक्त प्रवाह रुक जाना, बिल्कुल सही। सीरा वाल्व में अनियमितता, एबनॉर्मेलिटी ऑफ वेन वाल्व, मतलब जो सीरा का वाल्व है उसमें अनियमितता होता है। रक्त जमने की प्रक्रिया में अनियमितता, एबनॉर्मलिटी ऑफ क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में भी असमानता होता है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अर्थात रक्त के जमने में सहायक कारकों के सक्रिय होने से रक्त थक्के बनते हैं। बाहरी चोट की अवस्था में यह एक समान प्रक्रिया है, लेकिन थ्रोम्बोसिस एक रोगजनक प्रक्रिया है। थ्रोम्बोसिस एक रोगजनक प्रक्रिया होता है, ठीक है, जो बनने से आपके रोग से ग्रसित होते हैं। बट ब्लड क्लॉट अलग है। अगर नॉर्मल तौर पर ब्लड क्लॉट होता है तो वह हमारा शरीर का एक क्या है, हिस्सा है, एक क्रिया है जो चोट लगने से हमारे शरीर में जिस जगह पर चोट लगता है वहाँ क्लॉट बनना एक समान प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो यह एक रोग वाला अवस्था होता है। चीज़ें समझ गए? चलिए, थ्रोम्बोसिस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, देख लीजिए। पहला है कौन कौन से? पहला है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इस प्रकार के थ्रोम्बोस का निर्माण मुख्यतः धमनियों में होता है, जैसे कोरोनरी धमनी, सेरेब्रल धमनी, फीमोरल धमनी। इस प्रकार के थ्रोम्बस का रंग भूरा सफ़ेद होता है जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित भाग में इन्फार्क्शन की स्थिति जो है उत्पन्न होती है और इसके कारण व्यक्ति में हार्ट अटैक भी आता है, ठीक है। तो ये जो है पहला पॉइंट हमारा आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस मतलब आर्टरी में ब्लड क्लॉट होता है और ये थ्रोम्बोसक का निर्माण होता है, जैसे कोरोनरी धमनी, सेरेब्रल धमनी, फीमोरल धमनी। इस प्रकार के जो थ्रोम्बस होता है उसका रंग भूरा सफ़ेद होता है जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित भाग में इन्फार्क्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला आर्टेरियल थ्रोम्बस हो गया। ओके, दूसरा है सीरिये थ्रोम्बस, वेनस थ्रोम्बस। वेनस थ्रोम्बस इस प्रकार के थ्रोम्बस का निर्माण सिराओं में प्रवाहित धीमे रक्त में होता है। इसकी संभावना शिशु जन्म के पश्चात एवं पेट के ऑपरेशन होने के बाद होती है, ठीक है। देखिए, सिरा है मतलब इस प्रकार के जो थ्रोम्बस होता है वह वेन में होता है, सिरा में होता है, ठीक है। अब सिरा और आर्टरी क्या होता है तो फर्स्ट ईयर में ही जान पढ़े हैं। तो इस प्रकार के जो थ्रोम्बस होता है यानी ब्लड क्लॉट का जो संभावना होता है वह सिरा में होता है और यह जो है शिशु जन्म के बाद और पेट के ऑपरेशन के बाद जो है ज़्यादातर संभावना होती है। यह थ्रोम्बस मुख्यतः लेग वेन मतलब पैर के सिरा में, पोपिलिटियल सेल, ठीक है, फीमोरल वेन और इलियाइक सिरा, इसमें जो है आपके होने की संभावना होती है। तो ये सीरिये थ्रोम्बस आपके हो गया। तीसरा है कार्डियक थ्रोम्बस। कार्डियक थ्रोम्बस मतलब हृदय से रिलेटेड है। इस प्रकार के थ्रोम्बस का निर्माण हृदय के किसी भी चैम्बर में हो सकता है, परंतु यह आलिंद एवं एवी वाल्व में अत्यधिक समान है। साथियों, कार्डियक थ्रोम्बस का मतलब है कि हृदय में थ्रोम्बस बनना। अब हृदय में 4 चैम्बर होता है, चारों चैम्बर में आपका आर्टेरियल और वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो इसी में से ब्लड इधर उधर करते रहता है। तो अगर ब्लड का क्लॉटिंग अगर आपके किसी कारण से अगर हृदय के चैम्बर में हो सकता है, जैसे यह आलिंद आर्टेरियम में और एवी वाल्व में अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक समान है, मतलब इस दोनों में अधिक होता है ब्लड का क्लॉट। कभी कभी इन थ्रोम्बस का आकार इतना अधिक हो जाता है कि यह मिट्रियल वाल्व को भी ब्लॉक कर देता है, मतलब जिसके द्वारा ब्लड जो है इस वाल्व चेंबर से होकर दूसरे चेंबर में आता है और इसमें एक वाल्व होता है, तो इसका इतना न बड़ा हो जाता है थ्रोम्बस का आकार कि यह जो है इस मिट्रियल को भी क्लॉट कर देता है, जिससे ब्लड न उस पार चेंबर में जा पाता है न इस पार का, ठीक है। इनको वाल्व का थ्रोम्बस के नाम से भी जाना जाता है, वाल्व थ्रोम्बस भी जाना जाता है, जो हृदय के वाल्व को क्या करता है, अवरुद्ध करता हो, ब्लॉक करता हो, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब इस प्रकार से आपका ये 3 वाल्व था, आपका आर्टेरियल थ्रोम्बस, सीरिये थ्रोम्बस, कार्डियक थ्रोम्बस, ठीक है। और यह थ्रोम्बस भी जो है खतरनाक होता है बॉडी के लिए, समझ गए चीज़ को। तो ये थ्रोम्बोसिस और इसका टाइप्स मैं आप लोग को बता दिया, इंग्लिश हिंदी सब में दिया गया है, आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तब तक मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर।